मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम इन कॉमर्स एकेडमी। आप सभी का कॉमर्स एकेडमी में स्वागत है। हम लोग बेसिक कॉमर्स की क्लास इस समय कंटिन्यू कर रहे हैं और बेसिक कॉमर्स में आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट की बात, गोल्डन रूल पढ़ाने वाले हैं, जनरल एंट्री की बेसिक बातें पढ़ाने वाले हैं, जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जनरल एंट्री में। कॉमर्स में जब बच्चा क्लास 11th में आता है या बेसिक कॉमर्स जो लोग पढ़ते हैं, सबसे बड़ी समस्या जो अभी तक की है जीवन में, मेरे भी स्टूडेंट लाइफ में समस्या रही जनरल एंट्री की। सर जनरल एंट्री में फंस जाते हैं, बहुत सारे डाउट्स आते हैं, बहुत सारे रूल हैं, उन सारे रूल को कंपाइल करके एक अच्छा सा नोट्स, एक अच्छा सा टॉपिक आप तक हम लेकर आ रहे हैं। आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। आप कंसंट्रेट होकर आज की क्लास देखें, और अगर आज आपने 40 to 50 मिनट आपने मेरे लेक्चर को सुना, देखा और फॉलो किया, गारंटी है कि जनरल एंट्री में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने पाएगी। चलिए सर, तो आज की क्लास में शुरू करते हैं हम लोग अपना टॉपिक, और वो है पर्सनल, रियल, नॉमिनल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन की बातें, कि क्या क्या ट्रांजैक्शन हम लोग आज की डेट में, आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। आज का लेक्चर आपको तभी समझ आएगा जब आप प्रीवियस लेक्चर देखेंगे। तो प्लीज़ आप सभी से ये भी रिक्वेस्ट है कि प्रीवियस लेक्चर्स आप देखते रहें। जब तक आपके प्रीवियस लेक्चर पे कमांड नहीं रहेंगे, तब तक आपको बातें समझ में नहीं आएंगी। तो प्लीज़ प्रीवियस लेक्चर आप देखते चलें। तो आज का जो लेक्चर है वो अकाउंट का, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि बिजनेस के ट्रांजैक्शन को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। सर लेकिन बुक में तो अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर पहले है, कई सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल के चैप्टर पहले हैं, वो सारे टॉपिक सर आप स्किप कर चुके हैं, पहले आप जनरल एंट्री पे आ गए हैं। बिल्कुल नहीं, ये टॉपिक आपका बेसिक का टॉपिक है। जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो इसके बाद के सारे चैप्टर आपको खूब अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अकाउंटिंग प्रिंसिपल में आपको 3 एजम्पशंस हैं, बाकी 7 से 8 आपके प्रिंसिपल हैं। डिटेल में पढ़ाएंगे, प्रॉपर उसका एक लेक्चर होगा। उसमें से मैंने एक लेक्चर आपको बड़ा इंपॉर्टेंट पढ़ाया। वो लेक्चर क्या पढ़ाया मैंने आपको? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल को हम सेपरेट लीगल एंटिटी भी कहते हैं। मार्केट में जब कोई बिजनेस इस्टेब्लिश हो जाता है, तो बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के बाद बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ये कहता है कि उसका ओनर और उसके बिजनेस दोनों आपस में सेपरेट हो जाते हैं। ओनर और बिजनेस आपस में सेपरेट हो जाते हैं, दोनों का लीगल एग्जिस्टेंस अलग हो जाता है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट आपको फॉलो करना है, समझना है, क्योंकि जनरल एंट्री करते समय आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि सेपरेट लीगल एंटिटी के रूल क्या हैं और सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट क्या कहता है। तो मैंने आपसे बताया कि सेपरेट लीगल एंटिटी कहता है कि ओनर और उसका बिजनेस दोनों सेपरेट होते हैं। हमें बिजनेस में सारी अकाउंटिंग ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करनी है। बिजनेस की पूरी अकाउंटिंग, टोटल अकाउंटिंग हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग नहीं करनी है। चलिए, एक छोटी सी स्टोरी मैंने हालांकि पहली क्लास में आप सभी को सुना दी थी, लेकिन मैं थोड़ी सी कहानी आपको आज की क्लास में सुनाना चाहूँगा। 2 से 3 मिनट लगेंगे, जहां से आपका ये टॉपिक कनेक्टेड है, वो लेक्चर, वो टॉपिक, वो स्टोरी जरूर आप सुने। मैंने कहा कि अगर कोई पर्सन किसी बिजनेस को एस्टैब्लिश करके प्रॉफिट कमाना चाहता है, क्योंकि बिजनेस का पहला इंटेंशन ही प्रॉफिट कमाना होता है। जब तक बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होगा, तब तक बिजनेस के एस्टैब्लिशमेंट का कोई फायदा नहीं होगा। तो मैंने आपसे कहा बिजनेस यानी प्रॉफिट, यानी बिजनेस का पहला मोटिव, पहला इंटेंशन प्रॉफिट कमाना होता है। मैंने कहा अगर कोई पर्सन किसी बिजनेस को इस्टेब्लिश करना चाहता है और बिजनेस को इस्टेब्लिश करके प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो उस पर्सन को एक सर्टेन प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा, एक सर्टेन प्रोसीजर उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। जब तक वो कंप्लीट प्रोसीजर नहीं करेगा, तब तक उसे बिजनेस से कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा। सर क्या क्या करना पड़ेगा? M5 थ्योरी कहती है कि किसी भी बिजनेस को एस्टैब्लिश करने का M1 का मतलब मैन होना चाहिए, मैन के पास M2 के अकॉर्डिंग मनी होना चाहिए, मनी जब तक नहीं होगा तब तक आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। M3 के अकॉर्डिंग आपके पास मटेरियल होना चाहिए। कैसा मटेरियल सर? रॉ मटेरियल होना चाहिए, जिससे हम FG बनाएंगे। M4 का मतलब आपके पास मशीन होना चाहिए, और मशीन के साथ साथ M5 आपसे कहता है कि आपके पास मेथड होना चाहिए, आपको मेथड भी पता होना चाहिए। तो M5 थ्योरी के अकॉर्डिंग
मेन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक मेन नहीं होगा तब तक बिजनेस को एस्टैब्लिश करने का आइडिया दिमाग में नहीं आएगा। प्रोप्राइटर मींस अ पर्सन हु थिंक अबाउट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस। जो बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के बारे में सोचता है उसी पर्सन को हम ओनर कहते हैं। जो हमारे बिजनेस में एज अ डायरेक्टर, एज अ मैनेजर, एम्प्लॉय काम करता है उसको हम पर्सन कहते हैं। तो पर्सन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने कहा कि बिजनेस को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो कुछ बेसिक चीजें आपके पास होनी चाहिए। क्या क्या चीजें होनी चाहिए सर? सबसे पहली बात तो पर्सन होना चाहिए। उस पर्सन के पास पैसा होना चाहिए। उस पैसे से बिजनेस को चलाने के लिए पहले वो एसेट्स परचेज करेगा, और एसेट्स को परचेज करते समय कुछ उसके ऊपर लायबिलिटीज भी क्रिएट हो जाएंगी। अगर उसने सारी एसेट्स को कैश में परचेज कर लिया तब तो लायबिलिटीज नहीं आएंगी, लेकिन अगर उसने कुछ क्रेडिट में परचेज किया तो कुछ लायबिलिटीज उसके ऊपर आ जाएंगी। साथ में अगर उसने एसेट्स को परचेज करने के लिए बैंक से लोन लिया या आउटसाइडर से कोई पैसा लिया तो वहां पर भी उसकी लायबिलिटीज क्रिएट हो जाएंगी। यानी पर्सन होना चाहिए, बिजनेस को चलाने के लिए उसके पास एसेट्स और लायबिलिटीज होने चाहिए, और एसेट्स और लायबिलिटी को वो पर्सन परचेज करेगा। वो पर्सन यानी मैन की कैटेगरी में आएगा, और वो एसेट्स को कहां से परचेज करेगा? मनी से परचेज करेगा सर। फिर एसेट्स को परचेज करने के बाद उसे पहले अपने बिजनेस में एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे। एक्सपेंसेस का मतलब अमाउंट इनकर्ड फॉर द जनरेशन ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो अमाउंट इनकर्ड किया जाता है उसी को हम एक्सपेंसेस कहते हैं। तो वो उसको पहले कुछ खर्चे यानी एक्सपेंडिचर करने पड़ेंगे। जब वो एक्सपेंडिचर करेगा तब जाकर उसको बिजनेस से इनकम मिलेगी, और जब इनकम उसको बिजनेस से मिलेगी तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर किया जाएगा, तब जाकर उसको उसके बिजनेस का प्रॉफिट मिलेगा। यानी एक्सपेंडिचर और क्या? इनकम। और इनकम में से जब एक्सपेंडिचर हम माइनस करेंगे तब जाकर हमें बिजनेस का क्या मिलेगा? प्रॉफिट, या तो हमें क्या मिलेगा? लॉस। अगर हमारे बिजनेस की इनकम ज्यादा होगी तो हमें प्रॉफिट होगा, अगर हमारे बिजनेस का एक्सपेंसेस ज्यादा होगा तो हमें बिजनेस में क्या होगा? लॉस होगा। यानी खर्चे ज्यादा होंगे तो सर लॉस होगा, इनकम ज्यादा होगी तो हमें क्या होने वाला है सर? प्रॉफिट होने वाला है। ये प्रोसीजर मैंने आपको बताया। इसमें भी मैंने आपको स्टोरी बताई कि मान लीजिए अगर राम नाम का कोई बंदा है जो बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहता है, वो रेस्टोरेंट का बिजनेस चलाना चाहता है, तो क्या आइडिया आने मात्र से प्रॉफिट लॉस होने लगेगा? नहीं सर। राम एज अ पर्सन वर्क करेगा। अब राम को अगर रेस्टोरेंट का बिजनेस चलाना है तो उसके पास कुछ प्रॉपर्टीज यानी एसेट्स होनी चाहिए। एसेट्स करंट भी हो सकती है, नॉन करंट हो सकती है। लैंड होना चाहिए, बिल्डिंग होना चाहिए, प्लांट होना चाहिए, फर्नीचर होना चाहिए, मशीनरी होना चाहिए, फिक्सचर होने चाहिए। वैरायटी ऑफ एसेट्स की नीड पड़ेगी। गुडविल होनी चाहिए, नेम एंड फेम होना चाहिए। तो कहते हैं सर उसके पास एसेट्स होनी चाहिए। और साथ साथ जब वो पैसा उसके पास अगर नहीं होगा तो बिजनेस को चलाने के लिए वो लोन लेगा या डिबेंचर इशू करेगा, या तो वो सामान को क्रेडिट पे, गुड्स को क्रेडिट पे परचेज करेगा, तो उसकी कुछ लायबिलिटीज क्रिएट हो जाएंगी। क्या सर एसेट्स को परचेज करने से राम को प्रॉफिट होने लगेगा? बिल्कुल नहीं। उसे मार्केट से रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, रॉ मटेरियल को मशीन में इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, उसके लिए उसको लेबर हायर करना पड़ेगा, यानी उसको प्रोडक्ट को सेल करने से पहले क्या करना पड़ेगा? एक्सपेंडिचर। जब वो एक्सपेंडिचर करेगा, कैसे करेगा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में? सबसे पहले राम अगर वो मैन्युफैक्चरर है तो रॉ मटेरियल खरीद कर लाएगा, और रॉ मटेरियल को वो प्रोवाइड करेगा किसमें? मशीन में। किसकी हेल्प से? लेबर की हेल्प से। क्या अप्लाई करेगा? मेथड्स अप्लाई करेगा। जब मेथड अप्लाई कर देगा तो इसके इस रॉ मटेरियल का प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद क्या बन के निकलेगा सर? एफजी यानी फिनिश गुड्स बन के निकलेगा। इसी एफजी को वो मार्केट में क्या करेगा सर? सेल करेगा, और सेल करने के बाद वो क्या कमाने वाला है? प्रॉफिट कमाने वाला है। तो सेल करने पर आपको इनकम होगी, लेकिन सेल करने के पहले आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सपेंडिचर। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करोगे तो या तो आपको बिजनेस में प्रॉफिट होगा, या तो बिजनेस में आपको क्या होने वाला है? लॉस होने वाला है। सर ये चीज आपको माइंड में रखनी है। इसका मतलब बिजनेस में आपके ट्रांजैक्शन एक्चुअली 3 पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं। पहले तो पर्सन से रिलेटेड कुछ बातें हो रही हैं, फिर कुछ बातें एसेट से रिलेटेड हो रही हैं, और कुछ बातें इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड हो रही हैं। एक्चुअली में ये 3 डिवीजन है आपके बिजनेस का। पहला डिवीजन पर्सन से कनेक्टेड है, दूसरा आपके एसेट्स और लायबिलिटीज यानी एसेट्स ऑफ बिजनेस से कनेक्टेड है, और तीसरा आपके इनकम और एक्सपेंडिचर से कनेक्टेड है। और ये तीनों स्टेप में है।
पहला स्टेप ये है पर्सन, पहले इनकम और एक्सपेंडिचर नहीं, बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए पहले पर्सन होना चाहिए, पर्सन के पास एसेट्स होना चाहिए, और फिर एसेट्स के बाद वो पहले क्या करेगा, एक्सपेंडिचर, फिर उसको क्या मिलेगी, इनकम, इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करेगा तो क्या अराइज होगा, प्रॉफिट, या तो क्या अराइज होगा, लॉस। और बिजनेस को स्टैब्लिश भी इसी पर्पज से किया गया है ताकि हमें बिजनेस में प्रॉफिट मिल सके। ओके सर, अब हम बात करते हैं इन्हीं ट्रांजैक्शन के डिवीजन की। इन ट्रांजैक्शन को सिस्टमैटिक फॉर्म में, डबल अकाउंटिंग सिस्टम के फॉर्म में आपको पढ़ाने के लिए, आपको समझाने के लिए इनको एक्चुअली में दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। यानी इनको हम बिजनेस के ट्रांजैक्शंस कह सकते हैं। ये सब हमारे बिजनेस के ट्रांजैक्शन थे। कौन से? जो अभी हम लोगों ने पढ़े। बिजनेस के कौन कौन से ट्रांजैक्शन हो गए सर? पर्सन यानी ओनर जो कैपिटल लेकर आ रहा है वो ट्रांजैक्शन हो गया बिजनेस के लिए। एसेट्स परचेज करेगा, या तो कैश में परचेज करेगा या तो क्रेडिट में परचेज करेगा, ये भी बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाएगा। इस एक्सपेंडिचर करेगा, रेंट पे करेगा, वर्कर को वेजेस देगा, सैलरी पे करेगा, इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट करेगा, एडवर्टीजमेंट का पेमेंट करेगा, ये सब उसके लिए एक्सपेंडिचर कहलाएंगी, ये भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है। फिर उसको जाकर उसका प्रोडक्ट बन के तैयार होगा, प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करेगा तो उसको रेवेन्यू जनरेट होगी, यानी उसको इनकम होगी। इनकम में से अपने एक्सपेंडिचर को माइनस करेगा तो उसको प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। प्रॉफिट और लॉस दोनों में से कोई एक चीज बिजनेस में होगा एक ईयर में। और हमने कहा जब बिजनेस की इनकम ज्यादा होगी तो प्रॉफिट होगा, जब बिजनेस का एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा तो बिजनेस में क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है। आप जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन मेरे साथ कीजिएगा तो ये पॉइंट आपको और अच्छे से क्लियर होता चलेगा कि कब आपको इनकम हो, कब आपको प्रॉफिट होगा, कब आपको लॉस होगा। ठीक है सर, तो एक्चुअली में जो बिजनेस के में ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उन्हीं ट्रांजैक्शंस का डिवीजन आपको सिखाया जा रहा है। डबल अकाउंटिंग सिस्टम में कैसे उन ट्रांजैक्शन को डिवाइड किया गया है, उन्हीं के बेस पर रूल कैसे बनाए गए हैं, वो सारी बातें आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं। तो पहला डिवीजन क्या है? कहते हैं सर बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं हमारे, उन ट्रांजैक्शन को एक्चुअली में पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट के पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला अकाउंट कौन सा है? पर्सनल अकाउंट। दूसरा अकाउंट कौन सा है? इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का मतलब वो अकाउंट होता है जिसका कनेक्शन पर्सन से होता है। पर्सन से कनेक्टेड सारी बातें पर्सनल अकाउंट में रखी जाती हैं। पर्सन के बिना, मैन के बिना बिजनेस पॉसिबल नहीं है। प्रमोटर मींस अ पर्सन हु थिंक अबाउट द बिजनेस, जो बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के बारे में सोचता है उसी को हम पर्सन कहते हैं। जो बिजनेस को ऑपरेट करता है, डायरेक्टर और मैनेजर, उनको हम एम्प्लॉय कहते हैं, वो भी पर्सन होते हैं। हमारा कस्टमर पर्सन होता है, हमारे लेबर पर्सन होते हैं। यानी पहला पार्ट पर्सनल अकाउंट, जिसमें हम बिजनेस में कनेक्टेड सभी पर्सन्स को कवर करेंगे। यानी हमारे बिजनेस में जब पर्सन से रिलेटेड कोई बात होगी तो हम उनको कैटेगराइज करेंगे किस अकाउंट में? पर्सनल अकाउंट में। पर्सन के अलावा जो भी बातें होंगी उनको कहां पर रखी जाएंगी? इम्पर्सनल अकाउंट में। यानी हमारे बिजनेस के ट्रांजैक्शन की दो कैटेगरी हो गई, पर्सनल अकाउंट और क्या हो गया? इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में हम पर्सन की बात करेंगे, इम्पर्सनल अकाउंट में अदर देन पर्सन की बात करेंगे। और जब आप इम्पर्सनल अकाउंट की डिटेल पढ़ेंगे तो इसमें आपको दो अकाउंट मिलेंगे। कौन कौन से अकाउंट मिलेंगे सर? एक आपको रियल अकाउंट मिलेगा, एक आपको नॉमिनल अकाउंट मिलेगा। रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट सर क्या है? रियल अकाउंट वो अकाउंट है जिसमें हम बिजनेस के एसेट्स की बात करेंगे, और नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट है जिनमें हम इनकम और एक्सपेंडिचर की बात करेंगे। अगली पिछली स्लाइड पे इसके पहले हमने आपको यही बताया कि बिजनेस में प्रॉफिट कमाने के 3 स्टेप हुए। पर्सन का होना चाहिए, उसके पास एसेट्स होनी चाहिए, और वो बिजनेस के को ऑपरेट करने के लिए एक्सपेंडिचर यानी एक्सपेंसेस की करेगा। फिर उसको सेल यानी उसको रेवेन्यू होगी यानी इनकम होगी। फिर इनकम से एक्सपेंडिचर को माइनस करेगा, फिर उसको प्रॉफिट होगा या तो उसे बिजनेस में क्या होगा? लॉस। तो इस प्रोसीजर तक, प्रॉफिट या लॉस तक, बिजनेस के इस्टेब्लिशमेंट से लेकर बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस तक पहुंचने तक जितने भी प्रोसीजर हैं उन्हें एक्चुअली कॉमर्स में दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक आपका किस में डिवीजन हुआ? कनेक्टेड विद पर्सन, यानी जिसका रिलेशन पर्सन से होगा उसे हम पर्सनल अकाउंट में रखेंगे। जिसका रिलेशन पर्सन से नहीं होगा उसे हम इम्पर्सनल अकाउंट में रखेंगे। और इम्पर्सनल अकाउंट का भी डिवीजन हो रहा है। इम्पर्सनल अकाउंट में हम रियल अकाउंट और किसकी बात करेंगे? नॉमिनल अकाउंट। एक्चुअली में हमारे कॉमर्स में 3 अकाउंट हो गए, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में सर किसकी बात करेंगे? पर्सन की बात करेंगे।
रियल अकाउंट में किसकी बात करेंगे? एसेट्स की बात करेंगे। नॉमिनल अकाउंट में सर किसकी बात करेंगे? इनकम और एक्सपेंडिचर की बात करेंगे। और इन तीनों ट्रांजैक्शन, इन तीनों कंटेंट के बिना किसी बिजनेस का ना तो प्रॉफिट निकाला जा सकता है, ना तो बिजनेस को इस्टेब्लिश किया जा सकता है, ना तो बिजनेस का लॉस फाइंड आउट किया जा सकता है। यानी एक्चुअली में बिजनेस की इमेजिनेशन नहीं की जा सकती है। अगर आपको बिजनेस रन कराना है, चलाना है, तो पर्सन भी होना चाहिए, पर्सन के पास एसेट्स भी होना चाहिए। उस पर्सन को बिजनेस में प्रॉफिट कमाने के लिए पहले एक्सपेंसेस करना भी पड़ेगा, फिर जाकर उसको इनकम अराइज होगी। फिर जब वो इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करेगा, तब जाकर उसे उसके बिजनेस में प्रॉफिट या तो लॉस, जैसी भी कंडीशन होगी वो आपके बिजनेस में अराइज होगी। इसका मतलब सर ये हुआ कि हमारे बिजनेस के जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, उन ट्रांजैक्शन को दो कैटेगरी में रखा गया, पर्सनल अकाउंट और किसमें? इम्पर्सनल। पर्सनल अकाउंट में हम बिजनेस से कनेक्टेड पर्सन की बात करेंगे। पर्सन का बिजनेस में जो भी रोल होगा, चाहे वो सेलर हो, बायर हो, अभी आप देखेंगे भी, यानी पर्सन की बात पर्सनल अकाउंट में होगी। पर्सन के अलावा अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस में हो रहा है तो उसकी बात हम इम्पर्सनल अकाउंट में करेंगे। और इम्पर्सनल का डिवीजन है रियल अकाउंट और क्या है? नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट में किसकी बात करें सर? तो रियल अकाउंट में हम बात कर रहे हैं बिजनेस के एसेट्स की बात करें। और नॉमिनल अकाउंट में किसकी बात करें? हम बिजनेस के इनकम और एक्सपेंडिचर की। इसका मतलब सर एक्चुअली में हमारे बिजनेस में तीन अकाउंट बना, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में हम पर्सन की बात करेंगे, रियल अकाउंट में हम बिजनेस की एसेट्स की बात करेंगे, नॉमिनल अकाउंट में हम इनकम और एक्सपेंडिचर की बात करेंगे। पर्सन की कोई डिफिनेशन अभी तक मैंने नहीं पढ़ाई, लेकिन एसेट्स क्या होता है, नॉन करेंट एसेट्स क्या होता है, करेंट एसेट्स क्या होता है, टेंजिबल एसेट्स क्या होता है, इनटेंजिबल एसेट्स क्या होता है, इनकम क्या होते हैं, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ये सारे टॉपिक डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में हम लोग कवर कर चुके हैं। तो प्रीवियस लेक्चर आप जरूर देखें, साथ में पीडीएफ नोट्स में भी आपको ये सारे टॉपिक डिटेल में मिल जाएंगे। अगर आप मेरे पेड कोर्सेज, पेड बैचेज में ज्वाइन नहीं है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने के लिए, तो कॉमर्स एकेडमी का ऐप गूगल प्ले स्टोर से आप जरूर डाउनलोड करें, जहां पर आपको फ्री स्टडी मैट और फ्री वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। चलिए, तो हम आपसे बात कर रहे थे कि हमारे बिजनेस के जो ट्रांजैक्शन है उनके तीन पार्ट हो गए, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में हम पर्सन की बात करेंगे, रियल अकाउंट में हम बिजनेस की एसेट्स की बात करेंगे जो प्रॉफिट कमाने में हमें सपोर्ट करेंगे, और नॉमिनल अकाउंट में हम बिजनेस के इनकम और एक्सपेंडिचर की बात करेंगे। वैसे तीनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इन तीनों के बिना बिजनेस रन नहीं हो सकता, बिजनेस का प्रॉफिट फाइंड आउट नहीं हो सकता। पर्सन हटा दोगे बिजनेस गायब हो जाएगा, एसेट्स हटा दोगे बिजनेस चल नहीं पाएगा, एक्सपेंडिचर नहीं करोगे तो इनकम होगा ही नहीं। पहले बिजनेस में आपको पैसा लगाना होता है, एक्सपेंसेस पहले करने पड़ेंगे, फिर जाकर आपको इनकम अराइज होगी। इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करोगे, तब जाकर आपको आपके बिजनेस का प्रॉफिट मिलेगा। इसका मतलब बिजनेस में पर्सन भी इंपॉर्टेंट है, एसेट्स भी इंपॉर्टेंट है, इनकम और एक्सपेंडिचर है। एक्चुअली में यही तीन ट्रांजैक्शन की कैटेगरी है, और इन तीनों ट्रांजैक्शन के लिए तीन अलग अलग अकाउंट डबल अकाउंटिंग सिस्टम में आपको बताए गए हैं। कौन कौन से अकाउंट हैं? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट पर्सन की बात करेगा, रियल अकाउंट एसेट्स की बात करेगा, नॉमिनल अकाउंट इनकम और एक्सपेंडिचर की, एक्सपेंसेस की बात करेगा। ओके सर, यहां तक का पॉइंट क्लियर है बेटा। मैं इस बार बार मैं इस पॉइंट को इसलिए रिपीट कर रहा हूं, जनरल एंट्री में, बेसिक कॉमर्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब तक ये कैटेगरी आपको कंफर्म नहीं होगी, तब तक आपको कोई भी बात अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगी। ओके सर, अब हम डिवीजन पढ़ते हैं। पहले पर्सनल अकाउंट कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम रियल अकाउंट में चलेंगे। तो हमने कहा कि पर्सनल अकाउंट में भी हमारे पर्सन के तीन डिवीजन हैं, तीन वैरायटी के पर्सन होते हैं। पहला होता है सर नेचुरल पर्सन, दूसरा होता है सर आर्टिफिशियल पर्सन, तीसरा होता है सर रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। नेचुरल पर्सन का मतलब होता है मेड बाय गॉड, जिसको गॉड ने बनाया वो हमारे लिए कैसा पर्सन कहलाता है सर? वो सर हमारे लिए कहलाता है नेचुरल पर्सन।
नेचुरल पर्सन का मतलब मेड बाय गॉड, राम श्याम मोहन सीता, कोई भी पर्सन का नाम वो हमारे लिए नेचुरल पर्सन हो जाता है। नेचुरल पर्सन के पास सिग्नेचर करने का पावर होता है, वो साइन कर सकता है। और दूसरी कैटेगरी में हमारे पास कौन सा पर्सन आता है सर? दूसरी कैटेगरी में हमारे पास आता है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब मेड बाय मैन, जिसको गॉड ने नहीं, जिसको इंसान ने बनाया है, वो हमारे लिए आर्टिफिशियल पर्सन कहलाता है। आर्टिफिशियल पर्सन में आपको बैंक मिल जाएगा, आपको कंपनी मिल जाएगी, HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मिल जाएगी, आपको लोकल अथॉरिटी मिल जाएगी। ऐसे सभी कैटेगरी के लोग आपके लिए आर्टिफिशियल पर्सन कहलाएंगे। इसमें आपको बैंक भी मिल जाएगा, कंपनी मिल जाएगी, बिजनेस मिल जाएगा, यानी जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस मार्केट में होते हैं ये सभी आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब वो पर्सन जिनका एस्टैब्लिशमेंट गॉड ने नहीं किया है, जिसको इंसान ने बनाया है, वो हमारे लिए आर्टिफिशियल पर्सन कहलाते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन का रोल बिजनेस में, मार्केट में बहुत ज्यादा है। तो आर्टिफिशियल पर्सन में हम किसकी बात करेंगे? बैंक, कंपनी, लोकल अथॉरिटीज। आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी के घर में बैंक का जन्म हुआ है, किसी के घर में कंपनी आई है। कंपनी का जन्म नहीं होता, कंपनी को क्रिएट करना पड़ता है। और कंपनी को क्रिएट कौन करता है? पर्सन करता है, इंसान करता है। इसलिए हम लोग इन्हें आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब क्रिएटेड बाय मैन, और नेचुरल पर्सन मतलब क्रिएटेड बाय गॉड। सर तीसरे पर्सन के बारे में भी बता दीजिए। तीसरा पर्सन आपका है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन डियर वो पर्सन होता है जो एक्चुअली में ओनर को रिप्रेजेंट करता है। वो सभी पर्सन जो ओनर को रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सन कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर आपको सबसे पहले बताया प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कैपिटल और ड्राइंग्स। पहले मैं कैपिटल की बात कर लेता हूँ। कैपिटल का नाम सुनते ही आपके माइंड में कौन सबसे पहले आता है? या अगर मैं आपसे कैपिटल के डेफिनेशन पूछूं तो आप क्या बोलोगे? आप कहोगे सर कैपिटल मींस अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय ओनर इन द बिजनेस। किसी बिजनेस का ओनर जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, लगाता है, सर उसी को हम कैपिटल कहते हैं। यानी कैपिटल एक्चुअली में ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हम लोग कैपिटल को रिप्रेजेंटेटिव पर्सन कहते हैं। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स के बारे में भी हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया कि ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है। ड्राइंग्स का मतलब एनी कैश आर काइंड टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। अगर बिजनेस का ओनर अपने ही बिजनेस से अपने पर्सनल पर्पस के लिए कोई भी कैश, कोई भी सामान, कोई भी गुड्स लेकर घर चला जाता है तो उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। तो ड्राइंग्स का नाम सुनते ही हमारे माइंड में ओनर आ गया। इसका मतलब अगर एम्प्लॉय लेकर जाएगा तो उसको ड्राइंग्स नहीं बोलेंगे, ओनर लेकर जाएगा तभी हम उसको ड्राइंग्स बोलेंगे। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में हम उन पर्सन की बात करते हैं जो एक्चुअली में ओनर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सर हमारे पास पर्सनल अकाउंट में 3 वैरायटी के पर्सन हुए, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और कौन बना? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। नेचुरल पर्सन मेड बाय गॉड, आर्टिफिशियल पर्सन मेड बाय मैन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन का मतलब सर क्या हुआ? जो एक्चुअली में हमारे बिजनेस के ओनर को रिप्रेजेंट करते हैं। जब आप बिजनेस की अकाउंटिंग करेंगे और सीखेंगे वहां पर आप देखेंगे कि बिजनेस की अकाउंटिंग में कभी ओनर का नाम नहीं लिखा जाता। जिस बिजनेस की अकाउंटिंग आप करेंगे उस बिजनेस की बुक में कभी उस बिजनेस के ओनर का नाम नहीं लिखा जाएगा। वो ये लिखेगा कि उसने बैंक से कितना पैसा लिया, वो अपना नाम नहीं लिखेगा कि हमने बैंक से इतना पैसा लिया। वो उस बैंक का नाम लिखेगा जिससे उसने पैसा लिया, वो उस कस्टमर का नाम लिखेगा जिस कस्टमर से पैसा उसको लेना है, वो अपनी बुक में उस सप्लायर का नाम लिखेगा जिसको पैसा उसे देना है। बिजनेस की बुक में ओनर का नाम कभी भी उसकी बुक में नहीं लिखी जाती है। यानी अगर मेरा बिजनेस होगा तो मेरे बिजनेस में मेरा नाम कभी भी रिकॉर्ड नहीं होगा। मेरे बिजनेस में मेरे सप्लायर का नाम, मेरे डायरेक्टर का नाम, मेरे एम्प्लॉय का नाम, मेरे कस्टमर का नाम लिखा जा सकता है, लेकिन मेरा नाम मेरे बिजनेस में अकाउंटिंग करते समय कभी नहीं लिखा जाता है। इसलिए हमें रिप्रेजेंटेटिव पर्सन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। कैपिटल हो गई, ड्राइंग्स हो गई, प्रीपेड एक्सपेंसेज हो गए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज हो गए, इन्हें रिप्रेजेंटेटिव पर्सन कहा जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पॉइंट लर्न भी हो गया होगा कि सर बिजनेस के ट्रांजैक्शन का डिवीजन होता है पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल में।
पर्सनल अकाउंट में पर्सन की बात करते हैं। बिजनेस में जितने भी पर्सन हमारे हैं उनको हम पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में रखते हैं। पर्सनल अकाउंट के भी सर 3 सब पार्ट हैं, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल पर्सन में मेड बाय गॉड, गॉड के द्वारा बनाए गए सभी पर्सन को हम पर्सनल नेचुरल पर्सन की कैटेगरी में रखते हैं। मेड बाय मैन, जिसको इंसान ने बनाया, उनको हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सन आर्टिफिशियल पर्सन मानते हैं। और वो पर्सन जो बिजनेस के ओनर को रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सन कहते हैं। उम्मीद करते हैं ये तीनों पॉइंट आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हम रियल अकाउंट की। सर हमारे पास पर्सनल इम्पर्सनल था, उस इम्पर्सनल में 2 कैटेगरी थी, रियल और नॉमिनल। रियल अकाउंट में एक्चुअली में हम आप अपने बिजनेस के एसेट्स की बात करते हैं। बिजनेस की एसेट्स क्या होती है? एसेट्स का मतलब होता है द प्रॉपर्टी विच इज परचेज बाय ओनर टू ऑपरेट द बिजनेस। बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए बिजनेस का ओनर जो प्रॉपर्टीज परचेज करता है, जो एसेट्स खरीदता है, उसी को, जो प्रॉपर्टी परचेज करता है उसी को बिजनेस की एसेट्स कहा जाता है। जैसे मैंने कहा लैंड, प्लांट, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, कंप्यूटर, फिक्सचर्स, ये सभी बिजनेस के एसेट्स कहलाते हैं। एसेट्स का डिवीजन भी मैंने बेसिक टर्मिनोलॉजी के चैप्टर में कंप्लीट किया है, तो आप प्रीवियस लेक्चर देखेंगे तो आपको डिटेल में क्लियर होगा कि एसेट्स की भी वैरायटी है। जैसे करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। जिनकी लाइफ 12 मंथ से ज्यादा होगी उनको नॉन करंट बोलेंगे। जिनकी लाइफ 12 मंथ के अंदर होगी, यानी जिनको विद इन 12 मंथ कैश में कन्वर्ट कराया जा सकता है, वो हमारे लिए करंट एसेट्स कहलाते हैं। फिर हम देखेंगे टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिन्हें टच कर सकते हैं, जिन्हें देख सकते हैं, वो हमारे लिए टेंजिबल हैं। जिन्हें टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, वो हमारे लिए इनटेंजिबल हैं। टेंजिबल एसेट्स में जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। इनटेंजिबल में जैसे गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, ये सभी हमारे लिए इनटेंजिबल एसेट्स कहलाती हैं। तो जो भी बिजनेस की एसेट्स होंगी, जैसा भी आपके बिजनेस का नेचर होगा, जिस भी बिजनेस में आप अकाउंटिंग कर रहे होंगे, उस बिजनेस की एसेट्स को रियल अकाउंट में रखा जाता है। और रियल अकाउंट का डिवीजन क्या है सर? तो रियल अकाउंट में आप जब एसेट्स में आएंगे तो एसेट्स की ये कुछ डिटेलिंग है। क्या क्या डिटेलिंग है सर? कि एसेट्स को 2 पार्ट में रखा गया है, फिक्स एसेट्स और करंट एसेट। ध्यान रखेंगे कि फिक्स एसेट्स को ही बिजनेस में नॉन करंट एसेट्स कहा जाता है। फिक्स एसेट्स को ही बिजनेस में नॉन करंट एसेट्स कहा जाता है। और करंट एसेट्स क्या होता है सर? तो करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिन्हें हम विद इन 12 मंथ कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो करंट एसेट्स हैं। जिन्हें विद इन 12 मंथ कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, वो हमारे बिजनेस की नॉन करंट एसेट्स कहलाती हैं। कोई भी बात अगर आप में से किसी स्टूडेंट को जो वीडियो लेक्चर्स हमारे देख रहे हैं नहीं समझ आती है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखते चलेंगे। आप हमारे नंबर पे भी कॉल करके अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। जितना भी पॉसिबल हो पाएगा हमारी टीम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व जरूर करेगी। चलिए, करंट एसेट्स में क्या क्या मिलेगा पॉइंट आपको, इसको आपको लर्न भी करना पड़ेगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए ये पार्ट। कैश, सर कैश को तो कैश में कन्वर्ट कभी भी कर सकते हैं, वो तो करंट एसेट्स है। बैंक बैलेंस, जो हमारे पास बैंक का बैलेंस है उसको भी कभी भी कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। तीसरा है बीआर, इसको बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल का मतलब जिस बिल के बदले में पेमेंट हमें मिलना है उसी को हम बीआर कहते हैं। आपको बीआर बीपी का कंसेप्ट डिटेल में क्लियर होगा जब मेरे साथ आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर पढ़ेंगे। निगोशिएबल एक्ट 1881 में बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बिल क्या होता है, चेक क्या होता है, हुंडी क्या होती है, क्रॉस चेक क्या होता है, और बिल का डिसऑनर कैसे होता है, बिल को इंडोर्स कैसे किया जाता है, ड्रॉअर कौन होता है, ड्रॉई क्या होता है, सारी डिटेल आप चैप्टर में चल के मेरे साथ सीखने वाले हैं। अभी आप बीआर को बिल्स रिसीवेबल के नाम से जानेंगे। जिस बिल के बदले में आपको पैसा मिलना है उसी को बीआर कहते हैं और वो हमारे बिजनेस की करंट एसेट्स होती है। नेक्स्ट क्या है? डेटर। डेटर की डेफिनेशन मैंने बताया, जिस पार्टी से बिजनेस को पैसा मिलना है उसको डेटर कहा जाता है। डेटर को ट्रेड रिसीवेबल भी कहा जाता है। डेटर और ट्रेड रिसीवेबल आपको 2 पॉइंट मिल जाएंगे। एक्चुअली जब हम डेटर और बीआर को ऐड कर देते हैं तो आपके कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग उसी को ट्रेड रिसीवेबल कहा जाता है। तो ट्रेड रिसीवेबल में 2 चीजें आती हैं, क्या क्या? डेटर और बीआर। डेटर और बीआर अलग अलग लिखा है तो फिर आपको ट्रेड रिसीवेबल नहीं बोलना है, और अगर दोनों को कंबाइन कर दें तो उसी डेटर और बीआर को मिलाकर ट्रेड रिसीवेबल भी कहा जाता है। ये हमारे बिजनेस की करंट एसेट्स होती हैं। करंट एसेट्स का मतलब क्या है? जिनको विद इन 12 मंथ
कैश में कन्वर्ट कराया जा सकता है वो हमारे बिजनेस की करंट एसेट्स कहलाती हैं। ओके सर, अगला है स्टॉक। स्टॉक की भी डेफिनेशन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताई कि जो प्रोडक्ट हम खरीद कर लाए और अभी तक यूज नहीं कर पाए वो हमारे लिए स्टॉक कहलाता है। स्टॉक की 3 वैरायटी है, आपको मिलेगा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ WIP, स्टॉक ऑफ FG यानी फिनिश्ड गुड्स। यानी रॉ मटेरियल का वो पार्ट जो हम मार्केट से परचेज करके लाए लेकिन इस बार प्रोडक्शन में यूज नहीं कर पाए वो हमारे लिए स्टॉक कहलाता है। और WIP का मतलब जो वर्क इन प्रोग्रेस है, जो अभी बनकर तैयार नहीं हुआ है, उसका जो भी स्टॉक बच जाता है वो हमारे लिए एट द एंड ऑफ ईयर स्टॉक ऑफ WIP कहलाता है। और FG का स्टॉक क्या है? सर जो हमने प्रोडक्ट इस बार बनाए 500, मार्केट में हम सेल कर पाए केवल 400, 100 का यूनिट का प्रोडक्ट हमारे पास अभी भी हमारे स्टॉक में रखा हुआ है, मार्केट में सेल नहीं हो पाया, तो हमारे पास स्टॉक ऑफ FG यानी फिनिश्ड गुड्स कहलाता है, या फाइनल गुड्स भी आप उसे कह सकते हैं। आपको क्लास 11th में या बेसिक पार्ट में इक्वली स्टॉक के नाम से मिलेगा, या वैरायटी यानी आपको मैंने जो टाइप्स बताए वो टाइप्स आपको नहीं मिलेंगे। डिटेल नॉलेज के लिए मैंने आपको टाइप्स बता दिया। स्टॉक का नाम अपडेट कर दिया गया है, आज की डेट में स्टॉक को इन्वेंट्री कहा जाता है। तो इन्वेंट्री या स्टॉक दोनों का मतलब सेम होता है, चाहे उसे इन्वेंट्री आप कहें चाहे उसे आप स्टॉक कहें, दोनों आपके बिजनेस के करेंट एसेट्स हैं। अगला क्या है? प्रीपेड एक्सपेंसेज। प्रीपेड एक्सपेंसेज क्या होता है? प्रीपेड एक्सपेंसेज का मतलब डियर ये होता है जो पेमेंट हमने एडवांस में कर दिया, फ्यूचर के लिए जो हम प्रेजेंट में पेमेंट करते हैं हमारे लिए प्रीपेड एक्सपेंसेस कहलाते हैं। जब आप मोबाइल का सिम लेने जाते हैं तो आपसे 2 तरीके की सिम का ऑफर आता है, प्रीपेड या पोस्ट पेड। प्रीपेड का मतलब प्रीपेड, पहले पैसा आप एडवांस में पे करेंगे फिर आप उस ऑफर का लाभ उठाएंगे। पोस्ट पेड का मतलब पहले आप खूब बतियाएंगे फिर जब आपका बिल आएगा फिर आप उसका पेमेंट करेंगे, तो आपके लिए क्या कहलाता है? पोस्ट पेड। अगर मैं लैंडलाइन की बात करूं तो लैंडलाइन भी आज की डेट में प्रीपेड भी हो गया है, पोस्ट पेड भी है। कुछ जगह पर बिजली के बिल पोस्ट पेड हैं, कुछ जगह पर बिजली के मीटर लगे हैं जो प्रीपेड हैं। तो प्रीपेड पोस्ट पेड का मतलब क्या है? सर प्रीपेड का मतलब जिसका पेमेंट पहले एडवांस में कर दिया जाता है वो प्रीपेड कहलाता है। तो प्रीपेड हमारे बिजनेस का करंट एसेट्स होता है। प्रीपेड एक्सपेंसेज को हम एडवांस एक्सपेंसेज भी कह सकते हैं, तो एडवांस और प्रीपेड भी हमारे लिए करंट एसेट्स कहलाता है। हम बात कर रहे हैं रियल अकाउंट की, जिसमें हम एसेट्स को रखते हैं। रियल अकाउंट एसेट्स की बात करता है। एसेट्स के 2 टाइप हैं, करंट एसेट्स और क्या है आपके नॉन करंट। हमने करंट के बारे में बताया कि कैश इन हैंड को करंट एसेट्स कहा जाता है, कैश एट बैंक को करंट एसेट्स कहा जाता है, डेटर आपका करंट एसेट्स है, स्टॉक यानी इन्वेंट्री आपका करंट एसेट्स है, प्रीपेड एक्सपेंसेज आपका करंट एसेट्स है, ट्रेड रिसीवेबल यानी डेटर और BR आपके बिजनेस का करंट एसेट्स है। यानी इन सभी को विद इन 12 मंथ कैश में इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है, इसलिए इन्हें करंट एसेट्स कहा जाता है। ये पॉइंट आपको लर्न होना चाहिए कि कितने अकाउंट हैं, पर्सनल, रियल, वैसे तो पर्सनल और इम्पर्सनल, इम्पर्सनल में रियल और नॉमिनल, किस अकाउंट में किसकी बात होती है, पर्सनल अकाउंट में कितने वैरायटी के पर्सन हैं, नेचुरल पर्सन कौन होता है, आर्टिफिशियल पर्सन कौन होता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन कौन होता है, इनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, यहाँ तक के पॉइंट आपको लर्न होने चाहिए। वैसे जब आप मेरे साथ क्वेश्चन करते रहेंगे, क्वेश्चन करते करते चीज़ें आपको लर्न हो जाएंगी, बट आप 2 से 3 बार अपनी कॉपी में जब आप इनको डिटेल में लिखेंगे ये चीज़ें आपको याद भी हो जाएंगी। जब तक ये पॉइंट आपको याद नहीं होंगे तब तक आप जनरल एंट्री नहीं कर पाएंगे। जनरल एंट्री ना करने का मतलब माय डियर ये है, ना लेजर बनेगा, ना ट्रायल बैलेंस बनेगा, ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा, यानी कॉमर्स की ABCD अगर कुछ है वो है जनरल एंट्री। तो आज की क्लास में आप मेरे साथ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर रहे हैं कि जनरल एंट्री करने से पहले हमें कौन कौन से रूल कंफर्म होने चाहिए, कैटेगरी कौन कौन सी पता होनी चाहिए, कि किस अकाउंट में कौन सा पार्ट रखा जाता है। ये पार्ट आज की क्लास में आप मेरे साथ सीख रहे हैं। तो इस क्लास को 2-3 बार आप रिवाइज जरूर करें, अपने नोट्स को भी पढ़ें, बुक्स को भी पढ़ें, ताकि ये पॉइंट खूब अच्छे से आप सभी को क्लियर हो जाए, जनरल एंट्री में कहीं भी आपको प्रॉब्लम ना आने पाए। हमने आपसे कहा कि एसेट्स की दूसरी कैटेगरी है फिक्स एसेट्स, जिसी को नॉन करंट एसेट्स भी कहा जाता है। जो करंट नहीं है सर वही तो नॉन करंट है, यानी जिसको विद इन 12 मंथ कैश में इजीली कन्वर्ट नहीं किया जा सकता वो हमारे बिजनेस की नॉन करंट एसेट्स कहलाती है। नॉन करंट एसेट्स के 2 पार्ट हैं, टेंजिबल और कौन से हैं, इनटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब जिन एसेट्स को हम टच नहीं कर सकते,
सीन नहीं कर सकते, सॉरी जिनको टच कर सकते हैं और सीन कर सकते हैं वो हमारे लिए टेंजिबल हैं, और जिनको टच नहीं कर सकते, सीन नहीं कर सकते, वो हमारे लिए इनटेंजिबल एसेट्स हैं। लिखा है दैट कैन बी टच एंड सीन, जिनको हम टच और सीन कर सकते हैं वो हमारे बिजनेस की टेंजिबल एसेट्स कहलाती हैं। कौन कौन सी टेंजिबल एसेट्स हैं सर? तो लैंड एंड बिल्डिंग देखा जा सकता है, टच भी किया जा सकता है, प्रीमाइसेस है, फर्नीचर है, मशीनरी है, फिक्चर है, कंप्यूटर है, एक्सेट्रा। बिजनेस के नेचर पे डिपेंड करेगा। इसमें जितनी एसेट्स लिखी हैं जरूरी नहीं कि इन्हीं को एसेट्स कहा जाएगा, बहुत सारी एसेट्स और भी हैं, आपको केवल एग्जाम्पल के तौर पे बताया जा रहा है, आपको कंसेप्ट समझना है और बाकी चीजें आपको पता है। दूसरा है इनटेंजिबल एसेट, दैट कैन नॉट बी टच एंड सीन, जिनको हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, वो हमारे बिजनेस की इनटेंजिबल एसेट्स कहलाती हैं। कैसे एसेट्स कहलाती हैं? इनटेंजिबल एसेट्स कहलाती हैं। इसमें आप एग्जांपल में देखेंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा? गुडविल मिलेगा, कॉपीराइट मिलेगा, पेटेंट मिलेगा, ट्रेडमार्क्स मिलेगा। गुडविल का मतलब है नेम एंड फेम ऑफ द बिजनेस। ये आपके बिजनेस के लिए गुडविल जो है क्या कहलाती है? इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स यानी नॉन करंट एसेट, जिसको टच नहीं किया जा सकता, जिसको देखा नहीं जा सकता, लेकिन वो हमारे बिजनेस की एसेट्स होती हैं, जिनका बिजनेस में बहुत बड़ा रोल होता है। जिस बिजनेस की गुडविल जितनी अच्छी होगी उस बिजनेस का प्रॉफिट उतना ज्यादा अच्छा होगा, जिसकी गुडविल जितनी पुअर होगी उसका प्रॉफिट भी उतना पुअर हो जाएगा। फर्म की गुडविल क्वालिटी पे डिपेंड करता है, क्वालिटी जितनी अच्छी आप मार्केट में देंगे, आपकी सर्विस जितनी अच्छी होगी, कस्टमर उतना ज्यादा आपके प्रोडक्ट से, आपकी सर्विस से सेटिस्फाई होगा, बार बार आपकी शॉप पर आना पसंद करेगा, और जब कस्टमर बार बार आपकी शॉप पर आएगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपकी सेल बढ़ेगी, सेल बढ़ेगा तो आपके बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ेगा, और जब बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ेगा तो आपकी रेपुटेशन भी बिजनेस की क्या होगी? बढ़ जाएगी। ओके सर। फिर हमने आपसे कहा कि नॉमिनल अकाउंट में हम बिजनेस की इनकम और एक्सपेंडिचर की बात करेंगे। पहली बात तो नॉमिनल अकाउंट हमेशा कैश ट्रांजैक्शन होता है, या तो एक्सपेंडिचर यानी एक्सपेंसेस को कैश में आप पे करते हो, इनकम को आप कैश में रिसीव करते हो। इनकम कैश में रिसीव होती है, एक्सपेंडिचर कैश में पे होती है। कुछ इनकम्स ऐसी हैं जो ड्यू हो जाती हैं लेकिन कैश में रिसीव नहीं होती हैं, अक्रूड इनकम भी उसका एग्जाम्पल है। तो बाकी 90% केसेज ऐसे होते हैं कि नॉमिनल अकाउंट के ट्रांजैक्शन आपको कैश ट्रांजैक्शन मिलेंगे। जैसे एक्सपेंडिचर में सोचो, आप कोई बिजनेस मार्केट में रन करा रहे हो तो आपको कौन कौन से एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे। एक्सपेंसेस के साथ डेफिनेशन थोड़ी याद दिला दीजिए। एक्सपेंसेस का मतलब था कि बिजनेस के रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो कुछ भी पेमेंट इनकर्ड किया जाता है उसी को हम एक्सपेंसेस कहते हैं। तो क्या क्या सर, अगर हमने रेंटेड प्रॉपर्टी पे हम बिजनेस चलाते हैं तो रेंट हमारे बिजनेस का एक्सपेंडिचर है, क्योंकि रेंट हम लोग पे करेंगे, रेंट पे करेंगे, रेंट पेड। कमीशन हम पे करेंगे, सैलरी हम पे करेंगे, वेजेज हम पे करेंगे, एडवर्टीजमेंट का पेमेंट करेंगे। डेप्रीशिएशन हमारे बिजनेस का एक्सपेंसेस है। डेप्रीशिएशन का मतलब होता है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। जब हमारे बिजनेस की एसेट्स की वैल्यू यूज करने की वजह से, टेक्नोलॉजी के आउट ऑफ यूज हो जाने की वजह से हमारे एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है तो उसे हम डेप्रीशिएशन कहते हैं। और डेप्रीशिएशन भी हमारे बिजनेस का एक्सपेंडिचर कहलाता है, क्योंकि इसकी वजह से हमारे बिजनेस का प्रॉफिट कम हो जाता है, हमारे एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है, इसलिए ये हमारे बिजनेस का एक्सपेंडिचर कहलाता है। तो एक्सपेंडिचर की लिस्ट इतनी नहीं है, बहुत लंबी लिस्ट है। जैसे जैसे बिजनेस में जाओगे, जितने वैरायटी ऑफ बिजनेस में जाओगे उतने वैरायटी ऑफ एक्सपेंसेस मिलेंगे। बस आपको एक्सपेंडिचर की, एक्सपेंसेस की मीनिंग समझनी है। रेवेन्यू इनकम को जनरेट करने के लिए रेगुलर बेसिस पे जो अमाउंट इनकर्ड किया जाता है उसी को हम एक्सपेंसेस कहते हैं, और एक्सपेंसेस हमेशा पे किया जाता है। और जैसे रेंट पे, कमीशन पे, सैलरी पे, इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट, एडवर्टीजमेंट का पेमेंट, डेप्रिसिएशन आपका हो गया, ये सब आपके बिजनेस के एक्सपेंसेस कहलाते हैं। इनकम में क्या आएगा सर? इनकम में जैसे आपका कमीशन रिसीव हो गया, डिविडेंड रिसीव हो गया, डिस्काउंट रिसीव हो गया, इसमें आपका सेल भी रेवेन्यू कहलाएगा। सेल अगर लिखा है तो सेल भी आपकी इनकम कहलाएगी। इसके साथ साथ आपको रेंट अगर रिसीव हो रहा है तो रेंट भी आपको इनकम कहलाएगी। यानी कोई भी अमाउंट जो बिजनेस को रिसीव हो रही है वो इनकम कहलाती है, जिसमें आपको एग्जांपल में सेल आपकी इनकम है, रेंट रिसीव हुआ बिजनेस को तो बिजनेस की इनकम है,
कमीशन रिसीव हुआ तो कमीशन बिजनेस की इनकम है, डिविडेंड भी बिजनेस की इनकम है, और इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो वो भी बिजनेस की इनकम कहलाएगी। यानी सर हमारे बिजनेस के टोटल 3 रूल हो गए, 3 अकाउंट हो गए। और कौन कौन से अकाउंट हो गए सर? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में हम पर्सन की बात, रियल अकाउंट में हम एसेट्स की बात, नॉमिनल अकाउंट में हम इनकम और एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। डिटेल मैंने आपको कराया, एक दो बार अपनी कॉपी में लिखेंगे, आप वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाते चलेंगे तो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, बात आ रही है गोल्डन रूल की, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। यहीं से जनरल एंट्री के रूल आपके स्टार्ट होते हैं। जब तक ये पॉइंट आपको क्लियर नहीं होगा तब तक आप एक भी जनरल एंट्री पास नहीं कर पाएंगे। तो पर्सनल अकाउंट में हम पर्सन की बात करते हैं। एक पर्सन हमारे बिजनेस में क्या रोल प्ले कर सकता है? सर एक पर्सन या तो हमारे बिजनेस को कुछ देगा या तो हमारे बिजनेस से लेगा, यानी या तो वो हमारे बिजनेस के लिए रिसीवर है या तो वो हमारे बिजनेस के लिए गिवर है। तो रूल बना डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डीआर जो लिखा है इसको बोलते हैं डेबिट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। कल की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ डेबिट, एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ क्रेडिट। डेबिट का क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। बस आज की डेट में आप रूल पहले समझें कि पर्सनल अकाउंट में हम पर्सन की बात करते हैं। एक पर्सन रिसीवर होगा तो दूसरा पर्सन गिवर होगा। रिसीवर को अगर हमने डेबिट किया है तो गिवर को हम क्रेडिट करेंगे। एग्जाम्पल, अगर हम मार्केट से कोई सामान परचेज करने जाते हैं तो वहां पर एक बंदा सेलर होगा तो एक बंदा बायर होगा। एक बंदा सामान को बेच रहा होगा तो दूसरा बंदा उस सामान को खरीद रहा होगा। इसलिए हम उसे गिवर या रिसीवर के फॉर्म में देखते हैं। जो रिसीव करता है उसको हम डेबिट करेंगे, जो गिवर होगा उसको हम क्रेडिट करेंगे। दोनों का सिंबल कभी सेम नहीं हो सकता। अगर बायर का और सेलर का सिंबल आप सेम कर दोगे तो आप दोनों में डिफरेंस नहीं कर पाओगे। तो दोनों को अलग करने के लिए एक को अलग सिंबल दे रहे हैं जिसका नाम है डेबिट, दूसरे को हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट। रियल अकाउंट में हम किसकी बात करते हैं सर? रियल अकाउंट में सर हम बिजनेस में रियल अकाउंट में एसेट्स की बात करते हैं। या तो एसेट्स हम परचेज करेंगे या तो एसेट्स हम सेल करेंगे। एसेट्स परचेज करेंगे तो एसेट्स हमारे बिजनेस में आएगी, एसेट्स को सेल करेंगे तो एसेट्स हमारे बिजनेस से जाएगी। एसेट्स हमारे बिजनेस में आएगी तो उसे बोलते हैं कम्स इन, और एसेट्स हमारे बिजनेस से जाएगी तो उसे हम बोलते हैं गोज आउट, यानी वो हमारे बिजनेस से जा रही है। तो इसकी रूल क्या बने? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एसेट्स आएगा तो उसको डेबिट करेंगे, एसेट्स बिजनेस से जाएगा तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। सर डेबिट क्रेडिट क्या होता है कल के लेक्चर में देखने वाले हैं। आज हम सभी के पास टाइम नहीं है कि डिटेल में हम आपको डेबिट और क्रेडिट के बारे में बता पाएं। ओके सर। तीसरा है हमारा नॉमिनल अकाउंट, जिसमें हम बात करते हैं बिजनेस के इनकम और एक्सपेंडिचर की। इनकम और एक्सपेंसेस को हम ऑलवेज डेबिट करेंगे और बिजनेस की जितनी भी इनकम्स और प्रॉफिट होंगी उन इनकम और प्रॉफिट को हम लोग क्या करने वाले हैं, क्रेडिट करने वाले हैं। तो 3 अकाउंट हुए, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और कौन सा अकाउंट बना हमारा, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में हम पर्सन की बात, रियल अकाउंट में एसेट्स की बात, नॉमिनल अकाउंट में इनकम और एक्सपेंडिचर की बात करेंगे। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, और रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड प्रॉफिट। कल की क्लास में और डिटेल में इस रूल को हम रिवाइज करेंगे। कल की क्लास में हम आपको बताएंगे कि डेबिट की एग्जैक्ट मीनिंग क्या होती है, क्रेडिट की एग्जैक्ट मीनिंग क्या होती है। तो कल का लेक्चर आप लोग जरूर देखें। अगर आपको हमारी क्लासेज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो करें। कॉमर्स एकेडमी का ऐप गूगल प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कर लें। आप हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको वीडियोज की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज की क्लास यहीं तक, बाकी बातें हम लोग कल की क्लास में सीखने वाले हैं। बने रहे हमारे साथ। तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू।